नमस्कार। सबसे पहले सिविल मार्गदर्शन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और जैसा कि अपन पिछली कुछ क्लासों में चैप्टर 8 तक डिस्कस कर चुके हैं इकोनॉमिक सर्वे का, और आज हमारा चैप्टर 8 का ये लास्ट सेशन है। इसके बाद 2 चैप्टर और बचेंगे अपने 9th और 10th के। तो चलिए इस सेशन का पहला क्वेश्चन आज अपन देखते हैं। चलिएगा, पहला क्वेश्चन है आज का हमारा, आभा का पूर्ण नाम क्या है। आभा पूछा गया। आभा आईडीज आपको पता है बनाई गई थी, बनाई जा रही हैं। तो यहाँ पूछा गया है कि आभा का पूर्ण नाम क्या है। तो सबसे पहले तो हमें ये जानना होगा कि भारत सरकार के द्वारा एक मिशन चलाया गया है और वो स्वास्थ्य से रिलेटेड है, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सेवाओं से रिलेटेड है, जो कि आपका क्या है, आयुष्मान भारत हेल्थ मिशन। ठीक है, आयुष्मान भारत हेल्थ मिशन भारत सरकार के द्वारा चलाया गया एक मिशन है। और इस मिशन के तहत ये आभा चलाई गई है। इसका मतलब एक डिजिटल आईडी है। आभा क्या है, एक डिजिटल एक आईडी है। हेल्थ अकाउंट बनाए गए हैं जिसका पूर्ण नाम क्या है आपका, आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट। याद इसमें विशेषकर यही रखना, सब जगह आयुष्मान है तो यहाँ भी आयुष्मान रहेगा। आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट जो कि आयुष्मान भारत हेल्थ मिशन के तहत बनाए गए हैं। ये डिजिटल आपकी हेल्थ आईडी है। ठीक है, इसका पर्पज क्या है, इसका पर्पज है कि आपकी जो भी चिकित्सा स्वास्थ्य सेवाएं उनका जो रिकॉर्ड है उसको डिजिटल करना, डिजिटाइज करना। ठीक है, इसलिए ये प्रोग्राम चलाया गया है। और आपकी जो स्वास्थ्य नीति है 2017 की, उसका बेहतरीन तरह से क्रियान्वयन, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाओं में लोगों के लिए आसानी हो, सुविधा हो, इसके लिए ये प्रोग्राम चलाया जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ से हमें याद रखना होगा कि आभा का पूर्ण नाम क्या है, आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट। आप देखिए क्लोज ऑप्शन है काफी, कि आरोग्य भारत हेल्थ अकाउंट नहीं, आयुर्वेद भारत हेल्थ एप्लीकेशन नहीं है, आयुष्मान भारत हेल्थ अथॉरिटी ये भी नहीं है। याद रखना है आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। पहला स्टेटमेंट है कथन एक, राजस्थान की नवजात मृत्यु दर के बारे में बताया गया 20.02 है। और ये बता रहा है कि राजस्थान की जो नवजात मृत्यु दर है वो राष्ट्रीय औसत से कम है। तो नवजात मृत्यु दर का मतलब क्या है कि प्रति जो 1000 जीवित जन्म लेने वाले बच्चे हैं उन पर कितने नवजात ऐसे हैं जिनकी मृत्यु हो जाती है, इस बारे में बात की गई है। तो बताया गया कि राजस्थान की जो नवजात मृत्यु दर है वो इसने बताई 20.02 है। ठीक है, तो ये राइट है। जबकि यहां से देखना होगा तो ये स्टेटमेंट अपना राइट हुआ। अगला स्टेटमेंट है राजस्थान की नवजात मृत्यु दर राष्ट्रीय औसत से कम है। तो हमें पता होना चाहिए जो भारत का नवजात मृत्यु दर है वो लगभग कितना है, 24 है, 24 पॉइंट समथिंग है। तो यहाँ से अपन कह सकते हैं कि जो राजस्थान की नवजात मृत्यु दर है वो हमारे राष्ट्रीय औसत से कम है। ठीक है, तो अपना ये स्टेटमेंट भी सही हुआ, दोनों स्टेटमेंट सही हैं, इसलिए कथन एक व कथन दो दोनों सत्य है। सी ऑप्शन अपना राइट आंसर। ठीक है, अब हमने देखा कि राजस्थान की नवजात मृत्यु दर कम है, इसका मतलब क्या है, यहाँ से संस्थागत प्रसव को बढ़ावा मिला है। राजस्थान में जो संस्थागत प्रसव है मतलब बच्चों का जन्म लेना हॉस्पिटल में होना। ठीक है, तो संस्थागत प्रसव है राजस्थान का लगभग 94 पॉइंट समथिंग है, 94.9 ही मान लो इसको। तो संस्थागत प्रसव अगर पूछा जाए राजस्थान का कितना है तो 94.9। ठीक है, तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि राजस्थान में नवजात मृत्यु दर कमी हुई है। काफ़ी स्कीम चलाई गए हैं, चाहे एम्बुलेंस सेवा हो, चाहे हॉस्पिटलों में आपका निःशुल्क इलाज हो, और इस तरह से इसमें कमी आई। ठीक है, तो ये कितना है, संस्थागत प्रसव याद रखना 94.9 है, नवजात मृत्यु दर 20.02 है राजस्थान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो मिलित युग्म की पहचान करनी है, कुछ संकेतक दे रखे हैं और उसमें राज्य की स्थिति के बारे में पूछा गया है। जैसे कुल प्रजनन दर की बात की गई, कुल प्रजनन दर, पहले तो आप समझिए प्रजनन दर क्या है। प्रजनन दर का मतलब है प्रति महिला के द्वारा, मतलब एक महिला के कितने बच्चे हैं उस हिसाब से वो क्या कहलाती है, प्रजनन दर कहलाती है। तो यहाँ के जो औसत है, राज्य की औसत वो कितनी है, 2 है। और 2.0 भी कह सकते हैं, 2। और जो कि भारत का जो औसत है वो भी 2 है, तो इसका मतलब
कुल प्रजनन दर की स्थिति आपकी 2 है, सही समझ लें। ठीक है, मातृ मृत्यु दर की बात की, मातृ मृत्यु दर कितनी है, MMR। ठीक है, MMR राजस्थान की कितनी है, 113 है। अगर पूछा जाए राजस्थान की MMR कितनी है, मातृ मृत्यु दर 113 है, जो कि हमारा जो भारत का है, भारत की मातृ मृत्यु दर केवल 97 में है, ये याद रखना है। अब इसकी डेफिनेशन देखना, मातृ मृत्यु दर का मतलब है प्रति लाख जीवित जन्म पर, ये प्रति हजार नहीं है। जबकि आप नवजात में देखोगे, नवजात मृत्यु दर या शिशु मृत्यु दर ये प्रति 1000 पर है। ठीक है, जबकि जो मातृ मृत्यु दर है वो प्रति 1 लाख जीवित जन्म पर, मतलब कितनी प्रसूताओं की मृत्यु हो जाती है, इस बारे में ये बात कही गई है। तो प्रति लाख जीवित जन्म पर प्रसूताओं, कितनी प्रसूताओं की मृत्यु हो जाती है, ये हो जाती, ये क्या है, MMR इस तरह से डिफाइन है। और राजस्थान की MMR 113 है, जबकि भारत की केवल कितनी है, 97 है, जो कि राष्ट्रीय औसत से काफी अधिक है। ठीक है, फिर बात की गई 113, ये भी सही है। फिर बात की गई शिशु मृत्यु दर की। ठीक है, तो शिशु मृत्यु दर मतलब एक तो हो जाता है नवजात, नवजात से जैसे ही बच्चा थोड़ा सा बड़ा हुआ तो वो क्या कहलाएगा, शिशु कहलाएगा, 1-2 साल का बच्चा मतलब। तो यहाँ से शिशु मृत्यु दर राजस्थान की कितनी है, 30.3 है। जबकि भारत की जो शिशु मृत्यु दर है वो लगभग 35 है। तो राजस्थान की शिशु मृत्यु दर भी कम है, नवजात मृत्यु दर भी कम है, लेकिन MMR क्या राजस्थान का ज्यादा है। ठीक है, तो ये तो तीनों सम्मिलित हैं, तो डी ऑप्शन अपना राइट आंसर। कुछ डेटा है जो इंपॉर्टेंट है, अपने को याद रखते हैं। जैसे कुल प्रजनन दर की बात करें, मातृ मृत्यु दर है, जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है डायरेक्ट, राजस्थान की मातृ मृत्यु दर 113 है। ठीक है, और हमने संस्थागत प्रसव की बात की थी, संस्थागत प्रसव कितना है, 94 पॉइंट समथिंग है। तो इस डेटा को अपने को कुछ याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना के तहत बीमा कंपनी को प्रति परिवार प्रति वर्ष कितनी प्रीमियम राशि का भुगतान किया जाता है। ये पूछ रहा है कि मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना, सबसे पहले इस स्कीम के बारे में जानना होगा। मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना क्या कहती है, तो हमें पता होना चाहिए कि राज्य में एक योजना संचालित थी पहले, इस योजना से पहले मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना। ठीक है, तो मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा जो राज्य में लागू की गई थी 2021 में, 1 मई 2021 से संपूर्ण राज्य में लागू की गई थी मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना। तो 2024 में आपके 2024 में कितनी फरवरी 2024 और 19 फरवरी मान सकते हैं, 19 फरवरी 2024 को इसका नाम चेंज कर दिया गया और इसका नाम है वर्तमान में मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना। अगर तो फिर इसमें क्या क्या प्रावधान है, वही आपका 25 लाख रुपए का कैशलेस उपचार का प्रावधान है। ठीक है, अब इसके क्या दो मोड है, एक तो 5 लाख रुपए का है बीमा मोड पर, और जो 20 लाख रुपए का है वो ट्रस्ट मोड पर है, ये वाली बात है। फिर दूसरी बात यह है कि इसमें जो बीमा किया जाता है वो कुछ जो लाभार्थी हैं वो तो निःशुल्क हैं, उसके अलावा जितने भी है उनको 850 रुपए का भुगतान किया जाता है और वो अपना 25 लाख रुपए तक का निःशुल्क इलाज करा सकते हैं। अब जो निःशुल्क हैं उसमें कौन कौन से हैं आपका, जैसे एक तो आपके सोशल इकोनॉमिक कास्ट सेंसर में जो भी सम्मिलित हैं। ठीक है, और दूसरा आपके राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के अंतर्गत लाभार्थी, तीसरा आपके लघु सीमांत किसान, लघु सीमांत किसान खाद्य सुरक्षा मिशन के तहत सोशल इकोनॉमिक कास्ट सेंसर, चौथा EWS, और एक आपके संविदा कर्मी, और आपके कौन बुजुर्ग जो कि 70+ वाले हैं, वरिष्ठ नागरिक, इन सभी के लिए क्या है, निःशुल्क है। इसके अलावा जो भी आबादी बचती है उसको 850 रुपए का प्रीमियम भुगतान करना है, शेष आबादी को, शेष आबादी को 850 रुपए का भुगतान करना है। इसके अलावा जो बची हुई राशि है बीमा कंपनी को वो सरकार के द्वारा प्रोवाइड की जाएगी। अब क्वेश्चन में यहीं से पूछा गया हमसे कि मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना के तहत बीमा कंपनी को प्रति परिवार प्रति वर्ष कितनी प्रीमियम राशि का भुगतान किया जाता है। तो इस तरह से ये 850 रुपए पहले पर व्यक्ति था, लेकिन वर्तमान में ये प्रति परिवार है, 850 रुपए
प्रति परिवार है। तो इस तरह सरकार टोटल कितनी राशि प्रोवाइड करती है, सरकार के द्वारा दी जाती है 1965 रुपए का, 1965 रुपए का। ठीक है, तो यहाँ से डी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। तो जो स्कीम है मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना, इसके बारे में हमें कुछ फैक्ट याद रखने होंगे। इसका ये जो नामकरण है कब से किया गया, आपके 19 फरवरी 2024 से इसका नाम चेंज किया गया। 25 लाख रुपए तक के इसमें जो कैशलेस उपचार है इसका प्रावधान है, इसमें 5 लाख रुपए बीमा मोड पर और 20 लाख रुपए ट्रस्ट मोड पर है। कुछ लाभार्थी हैं जिनके लिए निःशुल्क हैं, जैसे कि सोशल इकोनॉमिक कास्ट सेंसस, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के तहत संविदा कर्मी हैं आपके, और लघु सीमांत किसान और वरिष्ठ नागरिक जो कि 70 वर्ष से अधिक आयु के हैं उनके लिए निःशुल्क प्रावधान है। उसके अलावा जितनी भी आबादी शेष बचती है उसके लिए 850 रुपये का प्रीमियम राशि का भुगतान करना होगा। उसके अलावा 850 रुपये के अतिरिक्त जो राशि है वो राज्य सरकार के द्वारा प्रोवाइड कराई जाएगी कंपनी बीमा कंपनियों को। इस तरह राज्य सरकार कितना भुगतान करेगी, प्रति परिवार प्रति वर्ष 1965 रुपये का भुगतान राज्य सरकार के द्वारा किया जाएगा। ठीक है, तो ये आपकी स्कीम रही मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना, बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम है स्वास्थ्य के क्षेत्र की। फिर बात करते हैं अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है। असत्य कथन के बारे में हमसे पूछा गया है। पहला स्टेटमेंट है, मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना के अंतर्गत बीमा क्षेत्र में 5 लाख रुपए तथा ट्रस्ट मोड में 20 लाख रुपए तक का कवरेज प्रदान किया जाता है। बिल्कुल सही बात है, बीमा मोड पर कितना 5 लाख रुपए का और ट्रस्ट मोड पर 20 लाख रुपए का, इस तरह कुल टोटल 25 लाख रुपए का इसमें कैशलेस उपचार किया जाता है। तो ये तो सही है। अगला देखिए, इस योजना के तहत अंग प्रत्यारोपण का कोई प्रावधान नहीं है, ये गलत है। अंग प्रत्यारोपण का भी इसमें प्रावधान किया गया है, चाहे आप हार्ट ट्रांसप्लांट करा सकते हैं, लीवर ट्रांसप्लांट करा सकते हैं, फेफड़े का हो सकता है और किडनी है। तो इस तरह से अपन अंग ट्रांसप्लांट इसमें करा सकते हैं। तो इसका जो स्टेटमेंट है ये गलत हो जाएगा कि इस योजना के तहत अंग प्रत्यारोपण का कोई प्रावधान नहीं, ये गलत है। अंग प्रत्यारोपण का प्रावधान इसमें किया गया है। कुछ जैसे अभी वर्तमान में योजना में कुल 1819 पैकेज शामिल है, अभी के लिए ये सत्य है। ये टाइम के अनुसार चेंज होते रहते हैं, कभी बढ़ा देते हैं कभी घटा देते हैं। हाल ही में बजट घोषणा 2024-25 के अनुसार कैंसर उपचार के 73 डे केयर पैकेज भी इस योजना में शामिल किए गए, ये भी स्टेटमेंट अपना सही है। ठीक है, हाल ही में 2024-25 के अनुसार बजट में जोड़ा गया कैंसर उपचार के 73 डे केयर पैकेजेज इसमें शामिल किए गए हैं, ये हमें याद रखना है। 2024-25 के बजट में ही इसकी घोषणा की गई है। तो ये स्टेटमेंट आपका सी ऑप्शन, सॉरी बी ऑप्शन अपना स्टेटमेंट गलत था। तो ये जो रिमेनिंग जानकारी थी आपके किसके बारे में, मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना के बारे में, ये सारी बातें हमें याद रखनी। चलिए नेक्स्ट स्टेटमेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन, मुख्यमंत्री निशुल्क निरोगी राजस्थान योजना के संदर्भ में कौन से कथन सत्य हैं। मुख्यमंत्री निशुल्क निरोगी राजस्थान एक्चुअली स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक और सरकार के द्वारा बेहतरीन स्कीम लागू की गई, मुख्यमंत्री निशुल्क निरोगी राजस्थान। इस योजना के तहत प्रावधान किया गया कि जो सरकारी चिकित्सालय हैं उनमें सभी के लिए, चाहे आईपीडी की बात करें चाहे ओपीडी और आईपीडी, सभी प्रकार की जो चिकित्सा सुविधाएं हैं वो निःशुल्क प्रोवाइड कराई जाएंगी। ठीक है, तो ये स्कीम, ये इसका पर्पस था। ये स्कीम आपके कब चालू की गई, आपके 1 मई 2022 को, संपूर्ण राजस्थान में 1 मई 2022 को ये चालू की गई। आपकी जो पिछली वाली स्कीम थी मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना, वो 1 मई 2021 को चालू की गई थी, लेकिन उसका तो अब नाम चेंज कर दिया गया, मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना कर दिया। तो हमें ये इसका याद रखना है कि मुख्यमंत्री निशुल्क निरोगी राजस्थान योजना कब से प्रारंभ की गई, 1 मई 2022 से। ठीक है सर, तो ये स्टेटमेंट अपना सही है। इसके अंतर्गत सभी इंडोर और आउटडोर मरीजों को आवश्यक दवाओं और जांच की निःशुल्क सुविधा प्रदान की जाती है। तो हमने बात अभी बताया था, इंडोर और आउटडोर जितने भी मरीज हैं उनको आवश्यक दवा जांच सब निःशुल्क प्रोवाइड की जाएंगी। दोनों स्टेटमेंट सही है। ठीक है, तो ए ऑप्शन अपना राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, आयुष्मान वय वंदना योजना के तहत प्रति वर्ष कितने रुपए तक का मुफ्त स्वास्थ्य कवर प्रदान किया जाता है।
हाल ही में एक स्कीम और चलाई गई, आयुष्मान वय वंदना योजना। ठीक है, तो जैसा कि हमने देखा था, हालांकि कवरेज तो इसमें भी था। जो पहली स्कीम देखी थी मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना, जिसमें मतलब बुजुर्गों के लिए निःशुल्क इलाज था, लेकिन उनके लिए एक योजना अलग से चलाई गई प्रदेश में, आयुष्मान वय वंदना योजना। इसमें क्या किया गया, 70 वर्ष से अधिक आयु के जो बुजुर्ग हैं उनके लिए 5 लाख रुपए तक का, 5 लाख रुपए तक का निःशुल्क उपचार, और ये भी कैशलेस। तो 70 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्ग लोगों के लिए 5 लाख रुपए तक का निःशुल्क उपचार, जो कि कैशलेस सुविधा प्रदान की जा रही है इसके तहत। और ये योजना आपके कब चालू की गई, अक्टूबर 2024 से ये योजना चालू की गई है। ठीक है, आयुष्मान वय वंदना योजना अक्टूबर 2024 से स्टार्ट की गई है। और ये याद रखना है कि 70 प्लस कितने रुपए तक का, 5 लाख रुपए तक का इसके अंतर्गत प्रावधान है। और यही पूछा है हमसे कि कितने रुपए तक का मुफ्त स्वास्थ्य कवर प्रदान किया जाएगा। सी ऑप्शन अपना 5 लाख रुपए राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये है, आयुष्मान वय वंदना योजना कब प्रारंभ की गई। तो हमने देखा अभी कि अक्टूबर 2024 से प्रारंभ की गई है। और आपके सामने अक्टूबर कितना है, 29 अक्टूबर 2024 से आयुष्मान वय वंदना योजना लागू की गई। क्योंकि अभी इसी सरकार के द्वारा ये स्कीम चालू की गई है, नई योजना है, तो डेट भी पूछी जा सकती है, इसलिए इसका डेट हमें याद रखना है। ठीक है, तो 29 अक्टूबर 2024 याद रखना। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। शुद्ध आहार मिलावट पर बार अभियान कब प्रारंभ किया गया। नाम से स्पष्ट है, जो भी मिलावटखोर हैं उन पर कार्रवाई करनी है। तो एक अभियान चलाया गया प्रदेश में, शुद्ध आहार मिलावट पर बार, अभी भी चालू है। तो ये कब प्रारंभ किया गया था, इसकी डेट याद रखनी है अपने को, 15 फरवरी 2024। 15 फरवरी 2024 को शुद्ध आहार मिलावट पर वार ये अभियान चलाया गया। और इसके तहत प्रावधान किया गया कि जो भी व्यक्ति इसकी जानकारी देता है, किसी की मिलावटखोर के बारे में जानकारी प्राप्त देगा, उसकी जो गोपनीयता रखी जाएगा, उसका नाम नहीं बताया जाएगा। ठीक है, दूसरी बात, उसके लिए एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा और उसके लिए इनाम दिया जाएगा। वो कितने रुपए का है, 5,000 रुपए का इनाम के रूप में उसको दिया जाएगा। ठीक है, ये किसके लिए, ये सब स्टैंडर्ड फूड प्रमाणन पर है, सब स्टैंडर्ड फूड प्रमाणन पर है। ठीक है, वहीं इसमें एक प्रावधान और है, वो 50,000 रुपए तक का है। उसमें है अनसेफ फूड प्रमाणन, अनसेफ फूड फूड प्रमाणन। अनसेफ फूड प्रमाणन पर 51,000 रुपए का है, और सब स्टैंडर्ड फूड प्रमाणन पर 5,000 रुपए का इसमें प्रोवाइड किए जाएंगे। ठीक है, अब दूसरी उसका नाम है वो गुप्त रखा जाएगा। 15 फरवरी 2024 को ये स्टार्ट हुआ है, शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान, 15 फरवरी 2024। और देखो इस तरह से भी क्वेश्चंस में अपने ऑप्शन मिलते हैं। ठीक है, एग्जाम में, तो थोड़ा सा याद रखना है। नए नए अभियान है, 15 फरवरी 2024 से ये स्टार्ट किया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। राष्ट्रीय फ्लोरोसिस रोकथाम और नियंत्रण कार्यक्रम राज्य के कितने जिलों में सक्रिय रूप से संचालित है। नाम देखिए, राष्ट्रीय फ्लोरोसिस, नाम से क्लियर, फ्लोरोसिस की रोकथाम के लिए ये जो प्रोग्राम चलाया जा रहा है। लेकिन हमें ये पता होना चाहिए कि भाई कौन चला रहा है इसको। तो जल शक्ति मंत्रालय, जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा ये चलाया जा रहा है। और कब से चलाया जा रहा है, 2007-8 से ये चलाया जा रहा है। तीसरी बात यह है कि राजस्थान के कितने जिले सम्मिलित हैं। तो राजस्थान के इसके अंतर्गत 30 जिले सम्मिलित किए। ठीक है, तो तीन बातें, किस मंत्रालय के द्वारा चलाया जा रहा है, जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा ये चलाया जा रहा है। और राज्य में 30 जिले इसके अंतर्गत सम्मिलित किए गए हैं। ठीक है, तो 30 जिले, बी ऑप्शन अपना राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार राजस्थान में कुल श्रम बल भागीदारी दर हेतु कितनी है। मतलब कुल श्रम बल भागीदारी
दर के बारे में पूछा गया है, तो एक रिपोर्ट जारी की जाती है आपके PLFS, ये पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे किया जाता है। पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे जो कि किसके द्वारा किया जाता है, NSO के द्वारा ये सर्वे किया जाता है। अब ये पहले तो इसको समझिए, कुल श्रम बल भागीदारी मतलब कितने लोग ऐसे हैं जो श्रम बल कर सकते हैं, मतलब रोजगार के काबिल हैं, तो या रोजगार की तलाश में है सारे के सारे, और जिनकी आयु होनी चाहिए 16+, ठीक है, 16 वर्ष से अधिक के कितने लोग ऐसे सक्रिय हैं, ये कुल श्रम बल भागीदारी में इनको इंक्लूड किया जाता है। तो राजस्थान की जो दर है वो है आपके 67.6%। याद रखना है, राजस्थान की जो कुल श्रम बल भागीदारी दर है वो कितनी है, 67.6 है, ठीक है। वहीं भारत की बात करें, ये तो रही राजस्थान की, और भारत की जो कुल श्रम बल भागीदारी दर है वो लगभग 64 है, ठीक है। और ये तरह से हम कह सकते हैं, अगर स्टेटमेंट फॉर्मेट में क्वेश्चन आए अपना, कि राजस्थान की कुल श्रम बल भागीदारी दर भारत की दर से अधिक है, ठीक है। तो याद रखना है डेटा कितनी है, 67.6%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ई श्रम पोर्टल का मुख्य उद्देश्य क्या है। ई श्रम पोर्टल चलाया गया 2021, ठीक है, और इसका सीधा पर्पस था असंगठित क्षेत्र के जो मजदूर हैं, श्रमिक हैं, उनका एक राष्ट्रीय डेटाबेस बनाना। असंगठित क्षेत्र के जो मजदूर हैं, श्रमिक हैं, उनका एक डेटाबेस तैयार करना इसका पर्पस था। 2021 में इसको लागू किया गया था, और इसमें बात की गई थी 18 से 59 जो वर्ष के असंगठित क्षेत्र के श्रमिक हैं वो इसके तहत रजिस्टर्ड किए जाएंगे। 18 से 59, ठीक है, 18 से 59। थोड़ा सा यहाँ करेक्शन करना होगा अपने को, 18 नहीं है ये 16 है, 16 से 59 वर्ष के जो असंगठित क्षेत्र के श्रमिक हैं उनको इसके तहत रजिस्टर्ड किया जाएगा, और इस तरह से असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों का एक राष्ट्रीय डेटाबेस बनाना इसका उद्देश्य, और सी ऑप्शन अपना राइट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ई श्रम पोर्टल पर पंजीकरण के लिए श्रमिक की आयु सीमा क्या है। तो यहीं से क्वेश्चन पूछा गया, और अपने देखा 16 से 59 वर्ष इसके तहत रजिस्टर्ड कराने के लिए आयु सीमा रखी गई है, तो बी ऑप्शन अपना राइट आंसर। तो कई बार अपन कंफ्यूज हो जाते हैं, जैसे 16 से 18 में ही कंफ्यूज हो गया, तो अपने को याद रखना है 16 से 59 तक, ठीक है, इसके अंतर्गत आयु सीमा रखी गई है। अगला क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री युवा संबल योजना, युवाओं को संबल प्रदान करने के लिए एक योजना सरकार के द्वारा चलाई गई। तो मतलब इसके तहत क्या, संबल प्रदान करने के लिए बेरोजगारी भत्ता प्रोवाइड किया जाता है। अब हमें देखना है कि कितना बेरोजगारी भत्ता प्रोवाइड किया जाता है, क्या उसकी शर्तें, ये सारी बातें हमें जाननी होंगी। तो देखिए ये योजना कब से संचालित है, ये योजना 2019 से संचालित है, फरवरी 2019 से, और मुझे जहां तक याद है ये 1 फरवरी 2019 से को संचालित किया गया है, मुख्यमंत्री युवा संबल योजना। अब इसमें पुरुषों के लिए अलग प्रावधान है, और महिला, आपके ट्रांसजेंडर, और कौन है इसके अंतर्गत दिव्यांगजन, दो कैटेगरी बनाई गई, एक कैटेगरी में पुरुष, दूसरी में महिला, ट्रांसजेंडर और दिव्यांगजनों को सम्मिलित किया गया। अब पुरुष कितने हैं, पुरुषों के लिए कितना भत्ता प्रोवाइड किया जाएगा, पुरुषों के लिए इसमें 4,000 रुपए का प्रावधान किया गया है, जबकि महिला, ट्रांसजेंडर और दिव्यांगजनों के लिए इसमें 4,500 रुपए, 4,500 रुपए का प्रावधान इसके तहत किया गया है, ठीक है। पुरुषों के लिए 4,000 रुपए, महिला, ट्रांसजेंडर और दिव्यांगजनों के लिए 4,500 रुपए का प्रावधान इसके तहत किया गया है, ठीक है। दो बात तो ये, इसके अलावा अब इसके लिए शर्तें क्या हैं। तो पहली जो शर्त है वो ये है, इन शर्तों को अभी जोड़ा गया है कि या तो 2 वर्ष तक प्रोवाइड किया जाएगा, पहली बात तो ये 2 वर्षों तक ये प्रोवाइड किया जाएगा, या तो अधिकतम 2 वर्ष तक, या फिर पहले आपको रोजगार की प्राप्ति हो जाए तब तक, या तो आपको रोजगार मिल गया या फिर अधिकतम 2 वर्षों तक ये प्रोवाइड किया जाएगा। अब इसके तहत ये जोड़ा गया इसमें कि आपको 3 माह का तो प्रशिक्षण दिया जाएगा, ठीक है, प्लस आपको 4 घंटे की
इंटर्नशिप, 4 घंटे की इंटर्नशिप और 3 माह का प्रशिक्षण आपको करना होगा। अधिकतम 2 वर्षों तक ये प्रोवाइड किया जाएगा। पुरुषों के लिए 4,000, महिला, ट्रांसजेंडर और दिव्यांगजनों को 45 रुपये का प्रावधान किया गया है। 1 फरवरी 2019 से संचालित है। तो ये सारी बातें याद रखनी है। इस तरह से सी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 1 जनवरी 2022 से मुख्यमंत्री युवा संबल योजना के तहत बेरोजगारी भत्ता प्राप्त करने के लिए क्या अनिवार्य शर्तें हैं? तो हमने देखी कि सरकारी विभाग में 4 घंटे की इंटर्नशिप और दूसरा कौशल प्रशिक्षण जो कि 3 माह का था। दोनों सही है, ए और बी, इसका मतलब सी, ए और बी दोनों सही है। ऑप्शन अपना राइट आंसर हो। और ये शर्तें कब जोड़ी गई? आपके 1 जनवरी 2022 से इसको अपडेट किया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना के संदर्भ में सत्य कथन की पहचान कीजिए। क्वेश्चन है मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना। अब इसके तहत क्या किया गया है? शहरी क्षेत्र के जो असंगठित क्षेत्र के श्रमिक हैं उनकी आर्थिक मदद करने के लिए एक योजना चलाई गई और इसमें देखते हैं क्या प्रावधान किया गया है। तो इस योजना के अंतर्गत पात्रता की आयु रखी गई 18 से 60 वर्ष। ठीक है, इस योजना के तहत पंजीकृत होने के 15 दिनों में रोजगार उपलब्ध कराने का प्रावधान है। ठीक है, रोजगार प्राप्त करने के लिए लाभार्थी के पास आधार कार्ड होना अनिवार्य है। तो यहाँ से ये बात सही है मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना के तहत कि इसमें पात्रता की जो आयु है वो 18 से 60 वर्ष रखी गई है। ठीक है सर। दूसरी बात, जो पंजीकृत किया जाएगा उसके 15 दिनों में रोजगार उपलब्ध करा दिया जाएगा। जैसे ग्रामीण क्षेत्रों में तो मनरेगा संचालित थी, इसी प्रकार शहरी क्षेत्र में रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए ये योजना शुरू की गई थी, मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना। तो ये स्टेटमेंट भी अपना सही हुआ। तीसरा स्टेटमेंट है रोजगार प्राप्त करने के लिए लाभार्थी के पास आधार कार्ड होना चाहिए। आधार कार्ड तो होना चाहिए, लेकिन राजस्थान में क्या चलता है आपको पता होना चाहिए, जन आधार कार्ड। ठीक है, तो इसके लिए जो अनिवार्य शर्त थी वो जन आधार कार्ड की थी, ना कि आधार कार्ड की। इस तरह से बहुत माइनर मिस्टेक देकर क्वेश्चन को गलत करा दिया जाता है कई बार। तो यहाँ से याद रखना है रोजगार प्राप्त करने के लिए लाभार्थी के पास क्या होना चाहिए, जन आधार कार्ड होना चाहिए। क्या पूछा गया? सत्य कथन। तो पहला और दूसरा स्टेटमेंट सही है, तो ए ऑप्शन अपना राइट आंसर हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। राजस्थान में पर्यटन प्रशिक्षण के लिए एक उत्कृष्टता केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो सिंगापुर की एक संस्था थी, क्या नाम था उसका? ITEEC। ठीक है, ITEEC संस्था है सिंगापुर की, इसके साथ मिलकर राजस्थान के उदयपुर में ये उत्कृष्टता केंद्र है। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए, पर्यटन के क्षेत्र में प्रशिक्षण प्रोवाइड कराने के लिए ये उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया गया है उदयपुर में। ठीक है, तो ए ऑप्शन अपना राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से भोर कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? भोर कार्यक्रम मतलब भिक्षुकों के अभिविन्यास और पुनर्वास के लिए एक राजस्थान में जयपुर जयपुर पुलिस आयुक्तालय के द्वारा ये RSLDC के जो राजस्थान की कौन सी राजस्थान कौशल और आजीविका मिशन है, RSLDC। ठीक है, इसके साथ किसके? पुलिस आयुक्तालय के साथ मिलकर पुलिस आयुक्तालय और RSLDC से ने ये अभियान चलाया था शहर को भिक्षुकों से मुक्त करने के लिए। तो यही पूछा गया है निम्नलिखित में से भोर कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? देखिए, ए ऑप्शन समाज के वंचित लोगों को बेहतर जीवन प्रदान करना नहीं, कठिन परिस्थितियों में जीवन यापन करने वाली महिलाओं के लिए असुरक्षित व सक्षम वातावरण बनाना, ये भी नहीं है। भिक्षावृत्ति में लिप्त लोगों को सम्मानजनक आजीविका की ओर बढ़ाना। ठीक है, ये अपना ऑप्शन राइट होगा। और इसके लिए इनके लिए 225 रुपए का प्रावधान भी प्रतिदिन किया गया था। प्रतिदिन मतलब इनको 225 रुपए प्रतिदिन दिए भी जाने थे, लेकिन अभी भी प्रोग्राम ये चल ही रहा है। तो हमें पता होना चाहिए भोर कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है। तो भिक्षावृत्ति में लिप्त लोगों को सम्मानजनक आजीविका की ओर बढ़ाना इस कार्यक्रम का उद्देश्य था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मुख्यमंत्री युवा कौशल योजना कब प्रारंभ की गई? प्रदेश में युवाओं को कौशल प्रोवाइड कराने के लिए, मतलब जो बाजार की मांग के अनुरूप युवाओं में समझ हो, विकसित हो, कौशल हो उनके पास,
तो इसके लिए मुख्यमंत्री युवा कौशल योजना प्रारंभ की गई थी और हमें पता होना चाहिए 7 नवंबर 2019 को ये योजना शुरू की गई थी। मुख्यमंत्री युवा कौशल योजना कब प्रारंभ की गई? 7 नवंबर 2019 को ये योजना चालू प्रारंभ की गई और इसका उद्देश्य क्या है? बाजार मांग के अनुरूप युवाओं को कौशल प्रशिक्षण प्रदान करना। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस योजना का उद्देश्य भिक्षुकों, अस्थायी बस्तियों के निवासियों, दलितों, आदिवासियों और कैदियों सहित समाज के अन्य वंचित समुदायों को प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रदान करके सशक्त बना रहा है? ठीक है, तो एक्चुअली जो आपकी RSLDC है, इसके द्वारा अनेक योजनाएं चलाई जा रही हैं। ठीक है, तो यहाँ से 3 योजना है आपकी, एक तो राजक्विक, ठीक है, सक्षम और समर्थ। राजक्विक, सक्षम और समर्थ। तो राजक्विक में क्या है? मतलब युवाओं को रोजगार प्रोवाइड कराने के लिए कौशल प्रशिक्षण प्रदान कर दिया जाएगा और उनको इस तरह से सशक्त बना दिया जाएगा कि रोजगार के उन्मुख उनको कौशल प्रशिक्षण प्रदान करना, उसका पर्पस तो ये है। फिर अगला आता है आपका एक सक्षम कार्यक्रम। ठीक है, सक्षम में क्या होता है? स्वरोजगार आधारित, मतलब आपके युवाओं और महिलाओं को इस तरह से प्रशिक्षित किया जाएगा कि वो अपना स्वरोजगार स्थापित कर सकें। ये हो गया आपका सक्षम। तीसरा बचता है समर्थ। समर्थ में मतलब जो लोग हाशिए पर हैं, अस्थायी बस्तियों के निवासी हैं, दलित हैं, भिक्षुक हैं, आदिवासी हैं, कैदी हैं, इन सबको सक्षम बनाना, उन सबको सशक्त बनाना, वंचित समुदायों को प्रशिक्षण प्रदान करना, ये इस समर्थ योजना का उद्देश्य है। तो ये आपका ऑप्शन जो बी है वो राइट आंसर हो। ठीक है, तो ये तीनों स्कीम हमें याद रखनी है, राजविक, सक्षम, समर्थ। ये RSLDC के सहयोग से राज्य में चलाई जा रही है स्कीम। ठीक है, वहीं से एक स्कीम और संचालित है प्रदेश में, संकल्प। देखिए, संकल्प योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? कि स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार करना? नहीं। ग्रामीण क्षेत्रों में MSME को प्रोत्साहित करना? नहीं। कौशल विकास कार्यक्रमों की गुणवत्ता और पहुंच में सुधार करना? बिल्कुल सही बात है। जो आपका संस्थागत सुधार है उनको डेवलप करने के लिए आप देख पा रहे हैं संकल्प से मतलब स्किल एक्विजिशन एंड नॉलेज अवेयरनेस के लिए ये प्रोग्राम संचालित किया जा रहा है, इसकी फुल फॉर्म है इस तरह से। और कौशल विकास कार्यक्रमों की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए ये प्रोग्राम केंद्र सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है विश्व बैंक की सहायता से और 2018 से संचालित है। पूछा जाए कब से संचालित है तो 2018 से संचालित है। केंद्र प्रायोजित ये योजना है जो कि विश्व बैंक की सहायता से चलाई जा रही है और इसका पर्पज क्या है? कौशल विकास और गुणवत्ता को सुधार करना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। संकल्प योजना किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है? तो ये भी हमें पता होना चाहिए। जब कौशल विकास की बात की गई है तो योजना संचालित भी किसके द्वारा होगी? कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के द्वारा ये योजना संचालित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इस तरह से हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है, चैप्टर नंबर 8। और अगली क्लास में देखिए आपने कितने क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, इससे 33 क्वेश्चन लगभग हमने डिस्कस किए हैं। तो अगली क्लास में हम चैप्टर नंबर 9 स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास यहाँ समाप्त करते हैं। धन्यवाद।